फरवरी के महीने में पुलवामा की घटना हुई थी 2019 में, और इस घटना के पीछे जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन का हाथ था। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि पहली बात तो ये जैश ए मोहम्मद कौन थी, क्या थी, कैसे बनी, क्या इसका इतिहास है, और दूसरा कि इसने पुलवामा क्यों किया, ये पुलवामा हासिल करके क्या दिखाना चाहती थी पाकिस्तान को, अपने आईएसआई के आला उन अधिकारियों को जिनसे ये सपोर्ट लेती है। तो अगर हम बात करें जैश ए मोहम्मद की, तो ये संगठन वैसे तो 1999 के IC 814 के हाईजैकिंग के बाद 2000 में बना, लेकिन इसका इतिहास पुराना है। इनफैक्ट अगर हम इसके इतिहास को जांचने और पड़तालने की कोशिश करें तो हमें काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं बहुत ही रहस्यमंद तरीके से समझ आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 1980 के दशक में जब सोवियत के खिलाफ जिहाद चल रहा था, उस समय जिहाद के दौरान पाकिस्तान की ISI ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रॉयल सऊदी अरेबियन इंटेलिजेंस जो है RSI, जिसको रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस नामक भी जाना जाता है, उसके साथ मिलकर काफ़ी सारे तंजीम बनाए थे। उनमें से एक तंजीम था हरकतुल मुजाहिदीन। हरकतुल मुजाहिदीन का जो लीडर था वो था नसरुल्ला मंसूर लांगरियाल। नसरुल्ला मंसूर लांगरियाल जो हरकतुल मुजाहिदीन को बना के अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, उसने उस समय पाकिस्तान से दो बड़े महत्वपूर्ण लोगों को अपने साथ जोड़ा। हरकतुल मुजाहिदीन में नसरुल्ला मंसूर लांगरियाल ने जिस पहले शख्स को जोड़ा उसका नाम था मौलाना मसूद अज़हर। उसके साथ साथ उसने जोड़ा दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम था साजिद अफ़गानी। मौलाना मसूद अज़हर को जोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो एक मौलवी था, और इसके कारण अफ़गानी लोगों को उकसाने का काम करने के लिए रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस ने उसको बहुत सारा पैसा दिया, अमेरिका की CIA ने उसको असला दिया, उसने सोवियत के खिलाफ अफ़गानी लोगों को भड़काया। और हरकतुल मुजाहिदीन के तहत ये दोनों लोग, साजिद अफ़गानी, मौलाना मसूद अज़हर, नसरुल्ला मंसूर लांगरियाल की लीडरशिप में अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करते रहे। उसी समय 1980 के ही दशक में पाकिस्तान की ISI ने एक और व्यक्ति जिसका नाम था सादतुल्ला खान, उसको सपोर्ट कर 60% पाकिस्तानी यूथ को उस संस्था में डालकर उनको भी अफ़गानिस्तान में भेजा, और उनको अफ़गानिस्तान में भेजकर जिहाद करवाया एक संगठन के थ्रू जिसका नाम रखा था उन्होंने हरकतुल अंसार। तो हरकतुल अंसार जिसका लीडर था सादतुल्ला खान जो कि ISI के पेरोल पे था, और दूसरा नसरुल्ला मंसूर लांगरियाल जो बेसिकली हरकतुल मुजाहिदीन का था, जिसके अंडर काम करता था मौलाना मसूद अज़हर और साथ ही में साजिद अफ़गानी। ये सारी के सारे लोग और ये दोनों संगठन जो थे, हरकतुल अंसार और हरकतुल मुजाहिदीन, अफ़गान के थिएटर में 1980 के दशक में जिहाद करते थे। 1988-89 के आसपास जब सोवियत का जिहाद ख़त्म हुआ तो उस समय ISI जो पाकिस्तान की थी उसने तुरंत ही हरकतुल मुजाहिदीन को और हरकतुल अंसार को, दोनों को बोला कि आप अपना फोकस पूरा का पूरा कश्मीर की ओर शिफ्ट कर दीजिए। 1990 में हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार ने सारा का सारा फोकस कश्मीर की ओर शुरू कर दिया। उसी समय कश्मीर के अंदर जिहाद करने के लिए 1990 में पाकिस्तान ने और तंजीम बनाए, जिसमें से लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद की लीडरशिप में एक और संगठन था। इसके साथ साथ अल्लाह टाइगर और तो और बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बनाकर 1990 में उन्होंने एक कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री पूरे के पूरे कश्मीर के थिएटर में क्रिएट कर दी। समस्या कब आई? समस्या आई कि जब पाकिस्तान की ओर से कश्मीर के अंदर 1990 के दशक में बहुत सारे संगठन ऑपरेट करने लग गए। अब ये सारे संगठनों के बीच में हमेशा से कंपटीशन रहता था। कंपटीशन ये रहता था कि ये सारे संगठन ISI को दिखाना चाहते थे कि देखिए, हम आपके सबसे खास हैं, हम सबसे ज़्यादा आतंकवादी हरकतें कश्मीर में करेंगे, तो आप अपना पेट्रोनेज, आप अपना सपोर्ट, आप अपनी कृपा हम पे बख्शते रहिए। इसी दौरान कई संगठनों के बीच कई बार इश्यूज भी आते थे। 1994 की बात है कि उस समय हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, ये दोनों संगठन जिनका अफ़गानिस्तान में एक्सपीरियंस था, जब ये दोनों के दोनों संगठन कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे, इन दोनों के बीच में कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज आने लगे।
इनको इश्यूज आने ये लगे कि भाई किन किन लोगों को टारगेट करना है, किन किन एरियाज़ में फोकस करना है। कई ऐसे एरियाज़ में हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार ऑपरेट कर रहे थे जहाँ पर लश्कर तैयबा ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी, तो लश्कर इनको घुसने नहीं दे रही थी। तो इस प्रकार के जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार को देखने को मिल रहे थे, इस परिस्थिति में 1994 में ISI ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई कश्मीर में जो हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार के कमांडर्स ऑपरेट कर रहे हैं, इनको एकजुट होकर लड़ना होगा। और इनकी एकता बनाने के लिए ISI ऑफ पाकिस्तान ने सोचा कि मौलाना मसूद अजहर, जो कि उस समय वैसे पाकिस्तान में रह रहा था, बावलपुर में रह रहा था, उसको उन्होंने सोचा कि इसको हम कश्मीर भेजते हैं, और ये बंदा अगर कश्मीर गया तो इसको कश्मीर में भेज के हम इसको बोलेंगे कि भाई कश्मीर में हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार के जो कमांडर्स हैं उनके बीच में एकता पैदा हो और वो एकजुट होकर कश्मीर में जिहाद लड़ें। 1994 की बात है कि उस समय पाकिस्तान की ISI ने अपने एक ब्रिटेन में लंदन में रहते हुए CIA के अधिकारी से एक फेक पासपोर्ट बनवाया। वो फेक पासपोर्ट था पोर्चुगीज़ का, और वो पोर्चुगीज़ का पासपोर्ट बनवाकर एक पोर्चुगीज़ व्यक्ति की आइडेंटिटी देकर उन्होंने मौलाना मसूद अजहर को सबसे पहले कराची से दुबई भेजा, दुबई से उसको बांग्लादेश भेजा। दुबई से जब वो बांग्लादेश गया तो बांग्लादेश में ढाका से एक फ़्लाइट लेकर मौलाना मसूद अजहर एक फेक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट अपने हाथ में लेकर बांग्लादेश एयरलाइंस की फ़्लाइट पकड़कर ढाका से वो बंदा दिल्ली आया। दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरा। दिल्ली के एयरपोर्ट पे जब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो थी उस समय, जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, मौलाना मसूद अजहर एक फेक पोर्चुगल पासपोर्ट लेके, एक फेक आइडेंटिटी लेके दिल्ली में उतरा है, उस समय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का एयरपोर्ट पे बैठा उस अधिकारी ने इसको कन्फ्रंट भी किया। उसने कहा कि आप किसी भी तरीके से पोर्चुगल तो दिखते नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे माँ बाप जो थे वो पोर्चुगल थे, मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ बांग्लादेश में। इसको कहानी को रचने के बाद फेक पासपोर्ट, फेक आइडेंटिटी के थ्रू उस बंदे ने इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को चकमा दिया। 1994 में चकमा देकर वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ से पार कर कर पहले तो दिल्ली आया। दिल्ली में 1994 में जब मसूद अजहर आ चुका था, कुछ दिनों के लिए वो दिल्ली के जनपथ होटल में रहा। इसके बाद वो बंदा यहाँ से कश्मीर गया। जब वो कश्मीर गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था। ISI ने उसको कश्मीर इसलिए भेजा था कि हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार में वो एकता पैदा करवा पाए, उनकी लड़ाइयों के बीच में जितने भी ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर पाए। जब मसूद अजहर कश्मीर पहुंचा तो वहाँ पर वो ऑटो में बैठकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक किसी लोकल हरकतुल अंसार के कमांडर को मिलने जा रहा था। आगे वहीं पर एक मिलिट्री की नाकाबंदी हुई थी, एक चेक पोस्ट लगा हुआ था। और जब मसूद अजहर जिस ऑटो में बैठा था, जब उसने देखा कि आगे मिलिट्री वालों ने, इंडियन आर्मी ने नाकाबंदी कर रखी है, उसको समझ आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। उस समय ऑटो में उसके साथ एक और साथी था। वो अपने साथी के साथ तुरंत वहां से निकल के भागने की उसने कोशिश करी, और जैसे ही उसने कोशिश करी कि भारत की आर्मी एकदम सतर्क हुई। उसने देखा कि ऑटो से कोई इस प्रकार का व्यक्ति भाग रहा है। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ा, और जब पकड़ा तो मालूम चला कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं, हमने एक बहुत बड़ा प्राइज्ड कैच पकड़ा है। और जो प्राइज्ड कैच भारत की आर्मी ने उस समय पकड़ा था, उसका नाम था मसूद अजहर। मसूद अजहर को पकड़ के कोट बिलावल जेल जम्मू ले जाया गया। वहाँ पर उसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस, कई संस्थाओं ने जॉइंटली इंटेरोगेट भी किया। उसके जॉइंट इंटेरोगेशन के बाद बार बार यही कोशिश होती थी कि उससे पाकिस्तान की बनाई हुई कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री कश्मीर में जो चल रही थी उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाए हम करना चाहते थे। लेकिन मसूद अजहर जो है कभी टूटता नहीं था। वो हमेशा ये बात बोलता था भारत के इंटेरोगेटर्स को कि आप जानते नहीं हैं कि आपने मुझे पकड़ा है, और ISI कोई कसर नहीं छोड़ेगी मुझे छुटवाने की। और ISI खुद वहाँ पर उस समय पाकिस्तान में बड़ी परेशान थी कि मसूद अजहर उनका एक प्राइज्ड एसेट पकड़ा गया है, न जाने वो किस प्रकार की बातें भारत को बता देगा, पाकिस्तान की बदनामी होगी। वैसे तो इज्जत कोई है नहीं, लेकिन फिर भी उनको लगा कि बदनामी होगी। इसके बाद 1998 की बात है, 1998 कि ISI ने बोला कि भाई कुछ भी करेंगे लेकिन मसूद अजहर को छुड़वाएंगे। और उस समय ISI में एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद अरशाद चीमा। और ISI ने उस समय अपने इस ब्रिगेडियर मोहम्मद अरशाद चीमा, जो कि एक बड़ा आला अधिकारी था,
उसको बोला कि भाई आपके ऊपर ये जिम्मा सौंपा जा रहा है, आप जाकर जो है कुछ भी कीजिए बट मसूद अजहर को छुड़वाइए। ब्रिगेडियर मोहम्मद अरशाद चीमा ने काफ़ी सारे अधिकारियों से बात करी। उसके बाद वो फ्लाइट लेकर काठमांडू आया। काठमांडू में उस समय आईएसआई का जो स्टेशन चीफ था, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसी में काठमांडू में नेपाल में काम करता था, वो था बेसिकली इम्तियाज़, एक लो रैंक का ऑफिसर था। और इम्तियाज़ जो है उस समय ऐसा व्यक्ति था जो कि वैसे तो पाकिस्तानी सिटीज़न था, जो काम पाकिस्तान एम्बेसी में करता था, लेकिन वो व्यक्ति बेसिकली भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ भी काम करता था। वो एक डबल एजेंट था। और भारत की जो उस समय एम्बेसी थी काठमांडू में, वहाँ पर हमारा एक जूनियर अधिकारी था जो रॉ का था, और उस अधिकारी का नाम था यूवी सिंह। वो एम्बेसी में सेकंड सेक्रेटरी की पोस्ट को संभाल के बैठा था। यूवी सिंह के पेरोल पे था ये बंदा इम्तियाज़। ये दोनों के बीच अक्सर वार्तालाप होती थी। इम्तियाज़ ने उसको बताया 1998 में 1998 में कि भाई हमारे आईएसआई के अरशाद चीमा यहाँ पर आए हैं और वो कुछ बहुत बड़ा गेम प्लान रचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे यूवी सिंह एकदम सतर्क हो गया। यूवी सिंह ने इम्तियाज़ से और कांटेक्ट साधा, उससे चाहता था कि जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाए वो ले। धीरे धीरे अरशाद चीमा के प्लान्स क्लियर होते गए। इम्तियाज़ उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व था और अरशाद चीमा ने इम्तियाज़ को बताया कि हमें भारत का कोई एयरक्राफ्ट काठमांडू से हाईजैक करके उसको ले जाना पड़ेगा और उसको ले जाके पैसेंजर्स के स्वैप में मसूद अजहर को छुड़वाना पड़ेगा। इस प्रकार का प्लान जब बना तो इसकी माइक्रो डिटेलिंग तो जो है वो उस समय अरशाद चीमा ने इम्तियाज़ को तो नहीं बताई, लेकिन अरशाद चीमा ने इम्तियाज़ को ये ज़रूर बता दिया कि हम एक प्लेन को हाईजैक करेंगे और हमें पाकिस्तान की एम्बेसी की नेपाल में इस पूरे गेम प्लान को रचने के लिए पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। एक वार्तालाप के दौरान इम्तियाज़ ने ये बात यूवी सिंह को बताई। यूवी सिंह सेकंड सेक्रेटरी था। उसने तुरंत जाके अपने ही सीनियर जो रॉ का स्टेशन चीफ था नेपाल में काठमांडू में, शशि भूषण सिंह तोमर, SBS तोमर, जो उस समय एक काउंसलर की पोस्ट ऑक्यूपाई करके एम्बेसी में बैठा था, उसको ये बात बताई। SBS तोमर को जब बताया तो SBS तोमर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ISI ऐसा कुछ नहीं करेगी। अनफॉर्चुनेटली SBS तोमर ने यूवी सिंह की इस इंटेलिजेंस पे कोई कार्रवाई नहीं करी और इसके बाद हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने IC-814 इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था उसको हाईजैक किया। हाईजैक करके उसको इवेंचुअली वो लोग कंधार लेके गए। कंधार में उस समय तालिबान का रेजिम था। खैर, तालिबान भारत के साथ हमेशा से अच्छे नाते और अच्छे रिश्ते बना के रही है। तालिबान से हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं था और तालिबान इस पूरे गेम प्लान में IC-814 के इन्वॉल्व भी नहीं थी। इस रीज़न से ये पूरा गेम प्लान ISI ने इस प्रकार से रचा कि उन्होंने IC-814 के हाईजैकिंग के बाद मसूद अजहर को इवेंचुअली छुड़वाया। अब जब मसूद अजहर को IC-814 की हाईजैकिंग के बाद छोड़ा गया तो 2000 में मसूद अजहर वापस पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में उसको मुशर्रफ ने, जो उस समय पाकिस्तान को लीड कर रहा था, उसने उसको बुलाया, उससे मुलाकात भी करी और मुशर्रफ ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने ब्रिगेडियर इजाज़ शाह, जो कि मुशर्रफ का एक बहुत ही करीबी व्यक्ति था और पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी था, ब्रिगेडियर इजाज़ शाह, मुशर्रफ ने इजाज़ शाह को ये बात बोली कि अब आप मसूद अजहर की पूरी मदद कीजिए और जिस प्रकार से वो भारत से बदला लेना चाहता है आप उसकी सहायता कीजिए। ब्रिगेडियर इजाज़ शाह के साथ मिलकर मसूद अजहर ने 2000 में उस समय जैश ए मोहम्मद नामक एक संगठन बनाया और जब उसने ये संगठन बनाया, इसके बाद ब्रिगेडियर इजाज़ शाह ने मसूद अजहर को, जैश ए मोहम्मद को लिंक करवाया तालिबान से, अलकायदा से, उनके फाइनेंसेस से, उनके रिसोर्सेज से, उनके आर्म्स एमुनिशन, असले से, बारूद से, बम से। और इसके बाद सबसे पहली चीज़ ये हुई कि जैश ए मोहम्मद की संगठन जो है, मसूद अजहर की बनी हुई ये संगठन, इसने भारत के खिलाफ सबसे पहला बदला 2001 में भारत की पार्लियामेंट के अटैक करके लेने की कोशिश करी। भारत का पार्लियामेंट अटैक जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर का पहला पेट प्रोजेक्ट था। वो दिखाना चाहता था भारत को कि तुमने हिम्मत कैसे करी मुझे इतने समय वहाँ पर बंधक बना के रखने की। जब उसने वो किया तो उस समय सरकार ने पार्लियामेंट अटैक के बाद
ऑपरेशन पराक्रम करा, मिलिट्री को मोबिलाइज करके पाकिस्तान को एकदम जंग की परिस्थिति में ले आए थे। पर वो इवेंचुअली ऐसी कोई परिस्थिति हुई नहीं, क्योंकि जब ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था उसी समय अमेरिका में 9/11 हुआ, और 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका ने भारत को बार बार बोला कि अब आप किसी प्रकार का जंग पाकिस्तान के साथ अभी मत कीजिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की आवश्यकता है, और हमें आवश्यकता ऐसी है कि भाई हम उसका सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि अब हमें 9/11 का बदला लेना है। और 9/11 क्योंकि तालिबान और अलकायदा के थ्रू अफगानिस्तान की टेरिटरी से हुआ है, तो यूएसए ने उस समय भारत की सरकार को बोला कि हमें अफगानिस्तान को इन्वेड करके तालिबान की सरकार को हटाना है और अलकायदा को पकड़ना है। इसके बाद ऑपरेशन पराक्रम नाकाम रहा, और अपने ऑब्जेक्टिव में, जो कि उस समय भारत एक प्रकार से पाकिस्तान के साथ एक वॉर की परिस्थिति में आ गया था, वो अमेरिका की इंटरफेरेंस के कारण आगे बढ़ नहीं पाई। वरना उस समय अगर 9/11 ना होता तो शायद 2001 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी जंग हो जाती। लेकिन खैर, उस इशू में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है अभी। इसके बाद ये हुआ कि 2001 में जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने इन्वेड किया, तो उसने इन्वेड करके सबसे पहले तालिबान को हटाया। तालिबान जैसे ही वहां से हटी, वो पनाह लेने के लिए एकदम से पाकिस्तान में आ गई। अमेरिका ने उस समय अलकायदा को अफगानिस्तान से हटाया, अलकायदा भी पनाह लेते हुए अफगानिस्तान से भागते हुए पाकिस्तान में आ गई। अब मुशर्रफ के ऊपर डिलेमा था, मुशर्रफ के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि आप तालिबान और अलकायदा की इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, हमें दोनों को टारगेट करना है। इनिशियली मुशर्रफ बहुत प्रेशर में था, वो समझ भी नहीं पाया कि उसको करना क्या था, और उस समय मुशर्रफ ने अलकायदा और तालिबान की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में जो ये लोग छुपे हुए थे वो अमेरिका को देनी शुरू कर दी। और अमेरिका की उस समय की ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म जो थी, उसमें उसने ऑफिशियली पाकिस्तान को एक पार्टनर भी बना लिया। अब जैसे ही ये हुआ, जैश-ए मोहम्मद जो संगठन था, मसूद अजहर जो कि तालिबान और अलकायदा से बहुत गहरे तरीके से जुड़ा हुआ था, उसके लिए एक समस्या आई। समस्या ये आई कि मसूद अजहर को ये लगा कि भाई मुशर्रफ ऐसा काम क्यों कर रहा है। उसको ये लगा कि भाई मुशर्रफ जो है अलकायदा तालिबान जैसे लोगों को क्यों सपोर्ट करके बेसिकली जो है अमेरिका के हाथ उन लोगों को पिटवा रहा है। इस रीज़न से जब ये अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में 2002-03 से जैश-ए मोहम्मद के रिश्ते आईएसआई से बिगड़ने लगे, और ये बिगड़ने इस प्रकार से भी लगे कि 2003 में एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि जैश-ए मोहम्मद ने और मसूद अजहर ने कुछ पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ मिलके एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करी कि उन्होंने मुशर्रफ को असैसिनेट करने का प्लान बनाया। जी हाँ, जैश-ए मोहम्मद, मसूद अजहर 2003 में पाकिस्तान के एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर मुशर्रफ के ऊपर एक असैसिनेशन का प्लान बना। आज की डेट के इतिहास के तहत अगर आप देखें तो जैश-ए मोहम्मद और मसूद अजहर ने मुशर्रफ के ऊपर 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। तीनों बार वो लोग नाकाम रहे, लेकिन ये असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि 2003 से आईएसआई ने जैश-ए मोहम्मद को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। उनको ये लगने लगा कि भाई ये तो एक ऐसा सांप है जिसको हमने क्रिएट किया था और ये आज हमको ही डस रहा है। उस समय 2003 में पाकिस्तान की परिस्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने जैश-ए मोहम्मद को 2003 में बैन कर दिया, और जैसे ही जैश-ए मोहम्मद के ऊपर बैन लगाया गया, उसी समय मसूद अजहर ने जैश-ए मोहम्मद को 2 भागों में तोड़ दिया और 2 नए नाम अपना लिए, जिसमें उसने सारे के सारे अपने एसेट्स और सारे के सारे लोगों को 2 नए संगठनों में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 2003 में जैश-ए मोहम्मद में जो ये स्प्लिट हुआ, इस स्प्लिट में सबसे पहली जो संस्था बनी वो थी जमात उल फुरकन, और दूसरी संगठन जो बना वो था खुदम उल इस्लाम। तो जमात उल फुरकन और खुदम उल इस्लाम के तहत पूरी जैश-ए मोहम्मद डिवाइड हो गई, सारे एसेट्स उन दोनों संगठनों में चले गए, और जैसे ही वो सारे एसेट्स उन दोनों संगठनों में गए, एक चीज़ तय हो गई, वो ये थी कि अब जैश-ए मोहम्मद बेसिकली पाकिस्तान आर्मी का एक एनिमी बन चुका था। 2005 तक ऐसी परिस्थिति हो गई कि अलकायदा पाकिस्तान आर्मी को एक अच्छे नज़रिए से नहीं देख रही थी, क्योंकि अलकायदा को बार बार ये लग रहा था कि पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका के साथ एक सेटिंग कर ली है, और सेटिंग की भी थी। सेटिंग ये की थी कि पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने अमेरिका को ये बोल दिया था कि आपका असली दुश्मन जो है वो अलकायदा है और आपका असली दुश्मन तालिबान नहीं है। तो सेटिंग ये हुई थी 2005 के आसपास कि आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने अमेरिका को ये बोल दिया कि आप तालिबान को रहने दीजिए, तालिबान को कुछ मत कीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन अलकायदा की देंगे। अलकायदा ने 9/11 किया है, आप उसको पकड़ के टारगेट कीजिए, ओसामा को मारना चाहें तो उसको मार दीजिए।
तो इस डील के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अलकायदा जो है, जब उसको ये बात मालूम चली, और ये बात भी उसको मालूम चली आला अधिकारियों से पाकिस्तान आर्मी के, जो उसी के गॉडफादर्स हुआ करते थे अलकायदा के, जिन्होंने नर्चर किया था अलकायदा को। तो पाकिस्तान आर्मी खुद भी कोई मोनोलिथ एंटिटी नहीं थी उस समय, वो भी बटी हुई थी। एक वर्ग था जो अमेरिका के प्रो था, एक वर्ग था जो अमेरिका के खिलाफ था। लेकिन जब अलकायदा को ये बात मालूम चली कि भाई अब पाकिस्तान की आर्मी हमारे बारे में इंटेलिजेंस ऑफिशियली देगी अमेरिका को, जिससे कि अमेरिका हमारे ऊपर ऑपरेशंस रन करेगी और हमें टारगेट करेगी, तो अलकायदा ने एक निर्णय लिया कि पाकिस्तान हमारी, अब आर्मी जो है पाकिस्तान की, वो सबसे बड़ी एनिमी है। और 2007 में ये हुआ कि इवेंचुअली अलकायदा ने स्प्लिट करके एक नया संगठन बनाया, और अलकायदा ने बनाया तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम आज की डेट में पाकिस्तान तालिबान नाम से भी जानते हैं। अलकायदा ने जानबूझकर 2007 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसलिए बनाया क्योंकि इस संगठन को इवेंचुअली उसने बोला ये पाकिस्तान तालिबान है। अब पाकिस्तान तालिबान शब्द का प्रयोग करने से अमेरिका के मन में कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि अमेरिका अभी तक एक ही तालिबान जानती थी, और वो तालिबान अफगान तालिबान थी। लेकिन अब पाकिस्तान में 2007 के बाद एक अफगान तालिबान का फैक्शन आ गया, एक पाकिस्तान तालिबान का फैक्शन आ गया। तो अमेरिका को इस डिलेमा में डालने के लिए अलकायदा ने जो ये अपना एक नया म्यूटेशन बनाया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान तालिबान, ये पाकिस्तान तालिबान उस समय जो है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी। 2007 में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान तालिबान ने जैश ए मोहम्मद के साथ मदद लेके लाल मस्जिद का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट किया था। कभी किसी स्पेसिफिक दूसरे वीडियो में मैं आपको लाल मस्जिद के इस किस्से के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लाल मस्जिद का 2007 का जो ये इशू था, ये एक ऐसा इशू था जिसने पाकिस्तान आर्मी को अंदर से पूरा हिला दिया था। क्योंकि यहाँ पर पहली बार जैश ए मोहम्मद और साथ में तहरीके तालिबान पाकिस्तान उर्फ पाकिस्तान तालिबान, जो कि थी और कुछ नहीं बल्कि अलकायदा थी एक नए नाम से, उसने पाकिस्तान आर्मी के बड़े अधिकारियों पर अटैक किए थे। खैर, ये गेम चलता रहा, लेकिन करते करते परिस्थिति ये हो गई थी कि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी के लिए एक हेडेक बन चुका था। उसको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस चीज़ का फ़ायदा 2010 में सऊदी अरेबिया ने उठाया। सऊदी अरेबिया को ये लगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक संगठन है जैश ए मोहम्मद, इसको बनाया आईएसआई ने था। आज की डेट में यही आईएसआई इसको बिल्कुल भाव नहीं देती है। इसको भाव देना चाहिए। इसको भाव इसलिए देना चाहिए क्योंकि जैश ए मोहम्मद यदि पाकिस्तान आर्मी की एनिमी है, उसको यदि हम सपोर्ट करेंगे तो हम पाकिस्तान आर्मी पे चेक रख पाएंगे। 2010 से रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस ने शांतिपूर्वक तरीके से जैश ए मोहम्मद के रिवाइवल के ऊपर फोकस करना शुरू करा। बहुत सारे पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऐसे आला अधिकारी थे उस समय जो कि सऊदी अरेबिया से बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी रखते थे। सऊदी अरेबिया ने चुपचाप उन पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों को बोला कि हम चाहते हैं कि जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल हो, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर के वो वर्ग जो पाकिस्तान आर्मी को अमेरिका का मोहताज बना रहे हैं, हम उनके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स ऐसी चल रही थी कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान आर्मी के उन वर्गों को सपोर्ट करके जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल इसलिए चाहती थी ताकि पाकिस्तान आर्मी के वो वर्ग जो प्रो अमेरिका थे उनके ऊपर चेक रखा जाए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरेबिया की एक प्रकार की कॉलोनी रही है, और अगर अमेरिका वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेजेंस बना लेगी पाकिस्तान के अंदर, तो सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस उतना ही घटेगा। और सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा कॉलोनी जो उसकी थी, उस भूखी नंगी कॉलोनी को कोई और देश जो है ऑक्यूपाई कर पाए, क्योंकि उसके लिए एक ये फ्री फ्रंट की टेरिटरी है। इस फ्री फ्रंट की टेरिटरी में सऊदी अरेबिया अपने इलीगल सारे धंधे करता है आज की डेट में। तो सऊदी अरेबिया के अंदर जितना भी आज की डेट का इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे वो हवाला से लेके ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके कोई भी एक्टिविटी हो, उसका इवेंचुअल ओरिजिन सारा पाकिस्तान से होता है। अमेरिका की प्रेजेंस उस टेरिटरी में सऊदी अरेबिया के लिए एक कॉम्पिटिशन थी। और तो और सऊदी अरेबिया सिर्फ यहाँ नहीं रुकी। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 2011 में सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की आर्मी के बाद एक नया एसेट कल्टीवेट करना शुरू करा पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के रिवाइवल के लिए। और वो एसेट और कुछ नहीं था, वो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का लीडर नवाज शरीफ। सऊदी अरेबिया ने नवाज शरीफ को
सिर्फ शरीफ नाम रखने से आदमी शरीफ नहीं हो जाता, एक नंबर का वो घटिया घिनौना आदमी है। नवाज शरीफ जो है, आप सोचिए कि इस व्यक्ति ने रॉयल सऊदी अरेबियन इंटेलिजेंस के साथ और सऊदी अरेबिया के रेजिम के साथ मिलकर एक मुहिम ये चलाई कि जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जैश ए मोहम्मद 2003 से 2 वर्गों में बटी हुई थी। उसने 2 ग्रुप्स बांट रखे थे जब से वो बैन की गई थी। उसमें से एक ग्रुप था जमात उल फुरकन, दूसरा था खुदम उल इस्लाम। तो नवाज शरीफ के प्रेजेंस से और नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान आर्मी के उन अधिकारियों के साथ मिलकर एक सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से पहली बात तो खुदम उल इस्लाम और जमात उल फुरकन को जोड़ा गया। 2011 में इन दोनों को जोड़ने के बाद जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल दोबारा से हुआ। और जब जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल दोबारा हुआ तो वो रिवाइवल ऐसा हुआ कि उस समय मसूद अजहर को अब ये बात बोली गई कि आपको सपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि भाई जैश ए मोहम्मद ही क्यों? उसका एक कारण और भी था। कारण ये था कि जब से जैश ए मोहम्मद 2003 से पाकिस्तान आर्मी की एनिमी बनी थी, पाकिस्तान की आर्मी ने सारा का सारा फोकस जो है वो लश्कर ए तैयबा और हाफिज सईद पे कर दिया था। अब सऊदी अरेबिया भी इस चीज़ से नाखुश था कि भाई सारा का सारा फोकस जो है वो सारा लश्कर के ऊपर क्यों है? जब आपने इतने सारे आतंकवादी संगठन बनाए हैं तो उनको बैलेंस आउट करके चलिए। पाकिस्तान के जो राजनेता हुआ करते थे वो भी ये बात से चिढ़ते थे कि भाई पाकिस्तान आर्मी अगर मान लीजिए लश्कर को ही सपोर्ट करेगी तो कल को किसी भी राजनीतिक वर्ग को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी लश्कर ए तैयबा का सपोर्ट ले सकती है। और लश्कर ए तैयबा और हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी के राइट हैंड मैन बन चुके थे। आज की डेट में डोमेस्टिक लेवल पर भी, उस समय की बात है, 2011-12 की बात है कि पाकिस्तान आर्मी के डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान आर्मी लश्कर ए तैयबा की मदद लेती थी। पाकिस्तान जैसा कॉम्प्लिकेटेड देश शायद पूरे विश्व तौर पर कहीं नहीं होगा कि एक देश की आर्मी एक टेररिस्ट संगठन की मदद लेके देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के ऑपरेशंस चला रही है। तो लश्कर ए तैयबा का दबदबा पाकिस्तान आर्मी के इस सपोर्ट से और जैश ए मोहम्मद के डिक्लाइन से इतना बढ़ चुका था कि अब उस चीज से लोग खुश नहीं थे। इसी रीजन से एक चीज तो तय हो गई कि जैसे ही जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल हुआ, इसकी सबसे बड़ी आंच लश्कर ए तैयबा पे भी पड़ी। और तो और 2013 में जब भारत ने अफजल गुरु को टांगा और अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाकर उसको मौत के घाट उतारा, उस समय जैश ए मोहम्मद ने एक निर्णय ले लिया। उसने निर्णय ये लिया कि पार्लियामेंट अटैक हमने करवाया था। पार्लियामेंट अटैक का एक व्यक्ति जो उस समय पूरे गेम प्लान में इन्वॉल्व था वो अफजल गुरु था। अफजल गुरु जैश ए मोहम्मद का एक इंडियन एसेट था और इस इंडियन एसेट के जो कि जैश ए मोहम्मद के साथ इन्वॉल्व था पार्लियामेंट अटैक करने के लिए, यदि उस व्यक्ति को टांगा गया है तो ये बेसिकली जैश ए मोहम्मद के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया। और 2013 में जैश ए मोहम्मद ने अफजल गुरु के मौत का बदला लेने के लिए अपना पूरा रिवाइवल ऑपरेशन कश्मीर में प्लान किया। अब परिस्थिति ऐसी थी कि भाई उस समय पाकिस्तान आर्मी को भी अब ये लगने लगा कि भाई अगर जैश ए मोहम्मद इमर्ज कर रही है तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। और तो और पाकिस्तान आर्मी मजबूर हुई जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट करने के लिए। अब उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि 2013-14 तक ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि भारत की सरकार की नीतियों के कारण हमने लश्कर ए तैयबा को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करना चालू कर दिया था। क्योंकि 26/11 मुंबई अटैक्स जो हुए थे 2008 में जो हुए थे उसमें लश्कर इन्वॉल्व थी। और लश्कर के इन्वॉल्वमेंट के बाद भारत ने पूरा डोजियर बनाकर विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका से लेकर सारे बड़े देशों को ये बात बोलना शुरू कर दिया था कि लश्कर को आइसोलेट किया जाए। और भारत की सरकार इस काम में बहुत ही सक्सेसफुल रही थी कि हमने लश्कर ए तैयबा को यूनाइटेड नेशंस की 1267 जो कमेटी है उसके तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी डिक्लेयर करवा दिया था। 2013-14 तक चीज़ को समझिए, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अब पाकिस्तान आर्मी को ये बात समझ आ गई थी लश्कर ए तैयबा पे प्रेशर दब रहा है, लश्कर ए तैयबा को दबाने की कोशिश की जा रही है, लश्कर ए तैयबा को इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। लश्कर ए तैयबा को ज़्यादा सपोर्ट करना पाकिस्तान आर्मी को समझ आ रहा था कि हमारे लिए घातक होगा
और इसी समय पैरेलली जैश ए मोहम्मद राइज हो रही थी। तो पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो यूज़ एंड थ्रो करना है। लश्कर का डिक्लाइन और जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल, पाकिस्तान आर्मी ने तुरंत अपना गेम प्लान बदल दिया। 2014 से पाकिस्तान आर्मी ने एक निर्णय ले लिया, ISI ने निर्णय ले लिया कि हम पुरानी बातों को भूलेंगे। रात गई बात गई, ये फिलॉसफी पाकिस्तान आर्मी की आज की डेट तक गाइडिंग फिलॉसफी है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने लश्कर ए तैयबा के डिक्लाइन को होते देखते हुए लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद को बोला कि अब आप थोड़ा टाइम जो है शांतिपूर्वक तरीके से बैठ जाइए, थोड़ा समय गेम अब जैश ए मोहम्मद को खेलने दीजिए। 2014 से पाकिस्तान आर्मी और ISI फोर्सफुल तरीके से वापस सीन पे आती है और वो जैश ए मोहम्मद को, मसूद अजहर को पूरा सपोर्ट देके उसका रिवाइवल करती है। 2014 में भारत में जब मोदी सरकार चुन के भारत की सरकार को लीड करती है, उसी समय मोदी के चुनने के बाद जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर एक धमकी देता है कि नरेंद्र मोदी को हम मारेंगे। ये धमकी के बाद एक चीज़ समझ आ जाती है भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों को कि जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल हो रहा है और जैश ए मोहम्मद एक हेडेक बनेगा। 2014 में जैश ए मोहम्मद को और अग्रेसिव तरीके से रिवाइव करने के लिए ISI ऑफ पाकिस्तान उसके एक चैरिटेबल आर्म को रिवाइव करती है और वो चैरिटेबल आर्म का नाम होता है अल रहमत ट्रस्ट। अल रहमत ट्रस्ट एक फाइनेंशियल विंग होता है जो कि जैश ए मोहम्मद को सारा फाइनेंशियल एक्सेस पहुंचाएगा। और ये अल रहमत ट्रस्ट उस समय मोहम्मद अल्लाह बख्श के कंट्रोल में आता है। मोहम्मद अल्लाह बख्श जो है उसके मरने के बाद आज की डेट में अल रहमत ट्रस्ट को जो व्यक्ति लीड कर रहा है जैश ए मोहम्मद के बिहाफ पे, उसका नाम है अशफाक अहमद, ISI का एसेट है। ये बंदा अल रहमत ट्रस्ट के तहत पूरे के पूरे जैश ए मोहम्मद के फाइनेंसेस को देखता है। इसके बाद ये हुआ कि 2015, 16, 17 इन 3 सालों में हमारे यहाँ पर भारत के अंदर कश्मीर में पठानकोट, पामपोर, उरी, हर जगह पर जो जो अटैक्स हुए, इन सारे अटैक्स में जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था। जैश ए मोहम्मद का ये रिवाइवल भारत के लिए बहुत घातक था, क्योंकि जैसे जैसे ये रिवाइवल हुआ, जैश ए मोहम्मद ने कोशिश ये करी और ISI ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश ये करी कि कुछ भी करेंगे लेकिन अब भारत में कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के थ्रू गेम चलवाएंगे। हुआ ये कि 2016 की बात है कि 2016 में एक बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था नूर मोहम्मद तंत्रे। ये व्यक्ति 2015 के अंत, 2016 की शुरुआत में जेल से बाहर आता है। नूर मोहम्मद तंत्रे। पर यह व्यक्ति जेल गया क्यों था? ये व्यक्ति तंत्रे है कौन? नूर मोहम्मद तंत्रे एक कश्मीरी था। ये व्यक्ति ने मदद की थी 2001 में शाहबाज खान की। शाहबाज खान जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था। शाहबाज खान वो व्यक्ति था जिसको नूर मोहम्मद तंत्रे ने 2001 में असला और बारूद दिया था अफजल गुरु के साथ। और इस व्यक्ति ने जब शाहबाज खान को असला और बारूद दिया था, उस असला बारूद को लेकर शाहबाज खान ने भारत की पार्लियामेंट पर अटैक किया था। नूर मोहम्मद तंत्रे पकड़ा गया था। नूर मोहम्मद तंत्रे जब पकड़ा गया था, उसके बाद उसको 12 साल की कैद भी हुई थी। जब उसकी पूरे कोर्ट में इंटेरोगेशन के बाद, केस चलने के बाद उसको 12 साल की कैद मिली थी। 2015 के अंत में और 2016 की शुरुआत में नूर मोहम्मद तंत्रे जेल से बाहर आया था। नूर मोहम्मद तंत्रे जब बाहर आया, ये वो व्यक्ति था जो जैश के साथ 2001 से जुड़ा हुआ था। और मसूद अजहर के लिए नूर मोहम्मद तंत्रे से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था, क्योंकि ये पुराना साथी था। और ये व्यक्ति जब बाहर आया, इसने मसूद अजहर के साथ मिलकर निर्णय लिया कि 2018 और 19 में कश्मीर में खून की नदियां जैश ए मोहम्मद बहाएगी। इस पर्पज़ के लिए नूर मोहम्मद तंत्रे ने जैश ए मोहम्मद के साथ संपर्क साधा। और जैश ए मोहम्मद के साथ संपर्क साधने के दौरान उस समय जैश ए मोहम्मद के लीडरशिप में मसूद अजहर के अंडर एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन ने उस समय नूर मोहम्मद तंत्रे से संपर्क साधने के बाद उसको बोला कि अब यहाँ से पाकिस्तान से हम आपके लिए कुछ आतंकवादी कश्मीर भेजेंगे।
इन आतंकवादियों को आप लीजिए और कश्मीर में खून की नदियां बहाइए। और उस समय यही हुआ कि नूर मोहम्मद तंत्रे को सपोर्ट करने के लिए मसूद अजहर के अंडर काम करने वाला अब्दुल मतीन, जिसको मुफ्ती वकास नाम से भी जाना जाता है बावलपुर में पाकिस्तान में, उस व्यक्ति ने नूर मोहम्मद तंत्रे को मदद करने के लिए भेजा इस्माइल अलवी को, ताला राशिद अलवी को, रशीद बिल्ला को और मोहम्मद उमर फारूक को। मोहम्मद उमर फारूक एक वो आतंकवादी था जो कश्मीर और पाकिस्तान इधर से उधर काफ़ी बार घूमता रहता था। और मोहम्मद उमर फारूक की तो जो मशूका थी, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी इंशा जान, वो तो कश्मीरी थी। अब गेम प्लान ये रचा गया कि बेसिकली मोहम्मद उमर फारूक, उसकी मशूका इंशा जैन और इंशा जान के साथ साथ मोहम्मद तंत्रे, ये लोगों ने मिलकर अब एक प्लान बनाया कि अब हम धीरे धीरे भारत में कश्मीर के अंदर खास करके खून की नदियों का प्लान बनाएंगे। इस दौरान जब इंडिया की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, जब वो उमर फारूक पे नज़र रख के बैठी हुई थी कि उमर फारूक इंशा जन से बार बार संपर्क साध रहा है, उमर फारूक नूर मोहम्मद तंत्रे से संपर्क साध रहा है, इन तीनों के बीच में कुछ बातचीतें चल रही हैं। और तो और 2018 में तो एक परिस्थिति ऐसी हो गई कि एक वार्तालाप को जिसने मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया था, उसमें यह पता चला कि उमर फारूक का भाई मोहम्मद उस्मान भारत आ रहा है। वो भारत आया, कश्मीर में गया, इंशा जन से मिला जो कि इसकी मशूका थी, और जैसे ही वो मिलके वहाँ से बाहर निकला, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इसकी इतला इंडियन आर्मी को दी और इंडियन आर्मी ने एक एनकाउंटर में फारूक के भाई उस्मान को गोली मार दी। 2018 में जब ये गोली मारी गई तो उस समय मोहम्मद फारूक बड़ा निराश हुआ, लेकिन उसकी निराशा के बाद, उस्मान के मरने के बाद, फारूक ने बोला कि अब मेरा सबसे ट्रस्टेड सोल्जर जो है ये जाएगा इंशा जन के साथ मदद करके, नूर मोहम्मद तंत्रे के साथ मदद करके ये गेम प्लान रचेगा। और एक व्यक्ति इवेंचुअली भारत आया जो कि कश्मीर में पहले भी काम कर चुका था। उस व्यक्ति का नाम था आदिल अहमद दार। आदिल अहमद दार जो है, इस व्यक्ति ने इवेंचुअली वॉलंटियर किया कि 2018 में मैं धीरे धीरे चुपके चुपके घुसपैठिया हरकतें करके असला बारूद भारत में इकट्ठा करूंगा। पाकिस्तान ने, आईएसआई ने, लेफ्टिनेंट जनरल नुसरत नईम जो आईएसआई के उस समय सी विंग का चीफ हुआ करता था, इस बंदे की निगरानी में फारूक और आदिल अहमद दर और साथ में उसकी जो मशूका थी फारूक की, इंशा जन और नूर मोहम्मद तंत्र, इन चारों लोगों ने मिलकर भारत के अंदर एक्सप्लोसिव इकट्ठे करने शुरू करे। इन्होंने एक्सप्लोसिव इस प्रकार से इकट्ठे करे कि पूरे 2018 में धीरे धीरे चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा आरडीएक्स भारत आता रहा। और जैसे ही ये आरडीएक्स भारत आता रहा, इन्होंने सही समय की इंतज़ार करी और फरवरी 14 को 2019 में, आज से 5 साल पहले, आदिल अहमद दर, ये व्यक्ति 300 से अधिक किलो आरडीएक्स जो इसने 2018 में धीरे धीरे चुपके चुपके पाकिस्तान से स्मगल करके भारत में इकट्ठा किया था, इसने वो सारे आरडीएक्स को एक गाड़ी में डाला और सीआरपीएफ की एक बस में जाकर इसने वो गाड़ी ठोक दी, जिसकी वजह से पुलवामा की इंसिडेंट हुआ और हमारे यहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए। बेसिकली इस पुलवामा के पूरे एपिसोड से एक चीज़ स्पष्ट हो गई, और वो ये चीज़ स्पष्ट थी कि बेसिकली पुलवामा से जैश ए मोहम्मद का रिवाइवल बहुत अग्रेसिव तरीके से देखने को मिला। पुलवामा का जो एक्ट था, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोला था कि जैश ए मोहम्मद क्या दिखाना चाहती थी। वो ये दिखाना चाहती थी, जो उसने पुलवामा करके दिखाया, कि हम लोग रिवाइव हो चुके हैं, हम लोग कश्मीर के लैंडस्केप में वापस आ चुके हैं। लेकिन 2019 में भारत के लोकसभा चुनाव के बाद जब भारत की सरकार, मोदी सरकार दोबारा चुन के आई, तो उस समय अगस्त 2019 में भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया, अनुच्छेद 370 हटाया कश्मीर से। कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक यूनियन कंट्रोल के तहत
एक नया सिक्योरिटी ग्रिड चालू किया। उस समय इस नए सिक्योरिटी ग्रिड के बाद पाकिस्तान को अब एक चीज समझ आ गई कि जैश ए मोहम्मद को हमें ऑपरेट करवाने में अब समस्या होगी। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, जैश ए मोहम्मद का 2013-14 से जब रिवाइवल हो रहा था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि उस समय पूरे लश्कर ए तैयबा का डाउनफॉल हो रहा था। हाफिज सईद इरिटेट हो रहा था कि भाई आप मसूद अजहर को ही सारा बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने एक नई रणनीति अपनाई। उस रणनीति के तहत उसने सबसे पहले पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद के दोनों चीफ मसूद अजहर और हाफिज सईद को एक बात बोली, आप लोग दोनों डायरेक्टली कश्मीर में इन्वॉल्व होना बंद कर दीजिए। आप लोग नए संगठन बनाइए, नए संगठनों के थ्रू एंगेज कीजिए। और यही हुआ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लश्कर ए तैयबा ने बनाया द रेजिस्टेंस फ्रंट। उसके बाद उसी समय जैश ए मोहम्मद ने मसूद अजहर की लीडरशिप में बनाया पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। और कश्मीर में 2019 से शुरुआत हुई द रेजिस्टेंस फ्रंट पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के नए फॉर्म ऑफ टेररिज्म की। ये नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म एक इंडिविजुअल टारगेटिंग ऑफ टेररिज्म से शुरू हुआ। पहले इन्होंने चुन चुनकर इंडिविजुअल्स को एक एक व्यक्तिगत तौर पर कश्मीर में उनकी हत्याएं करवाईं। इसके बाद 2021-22 में कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स का रिवाइवल हुआ। और 2023 में राजौरी से लेके पूंछ सेक्टर में इन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए भारत की आर्मी को टारगेट करना शुरू करा। आज की डेट में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये दोनों संगठन डायरेक्टली कश्मीर में एक्टिव नहीं है। इन्हीं के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात, आज की डेट में पाकिस्तान की जो नई रणनीति है कश्मीर में वो ये है कि वो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करती है। अगर आपने पिछले 6 से 8 महीने कश्मीर में होती हुई हिंसाओं को देखा है तो हमने ये चीज़ देखी कि राजौरी है, पूंछ है, साउथ कश्मीर का जो रीजन है, उस पूरे रीजन में आज की डेट में रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और तीसरा एक नया एलिमेंट जो देखने को मिला है कश्मीर में वो ये है कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, रेजिस्टेंस फ्रंट को सपोर्ट करने वाली चाइना है। तो चाइना की एंट्री कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, ये हमारे कश्मीर के लिए एक नया थ्रेट है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको जैश ए मोहम्मद, उसका राइज, डिक्लाइन, फिर से राइज, पुलवामा, आज तक की ये पूरी पिक्चर अब आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।